एक रिजल्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 8। ये तो बड़ा ही आसान सा मैंने कल बताया भी था, इसमें कुछ करने वाली जरूरत भी नहीं है और इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं। अगर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर होता है तो वो तभी हो पाता है जब ए इक्वल टू बी हो। ठीक है, कैसे क्या होगा इसको, चलिए मैं मान लेते हैं कि अगर x ए का एलिमेंट है तो x जो है ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, और अगर उसी x को अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट मान लूं तो क्या होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b होगा, श्योरली x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे करके बता देता हूँ थोड़ा सा अपने तरीके से। ठीक है, बुक के तरीके से समझ में नहीं आया होगा तो मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ले लिया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है उसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, x जो है आइदर a का एलिमेंट होगा, x जो है आइदर b का एलिमेंट होगा। ठीक है, चलो ऐसा समझने में हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है इस वाले स्टेप में, मैं ऐसे बता देता हूँ कि मान लेते हैं a कुछ एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और b एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2। ठीक है, अगर हम a यूनियन b निकालें तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 1 2 और 3, और अगर हम लोग a इंटरसेक्शन b निकालें तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 1 और 2। अगर हम लोग एक और ले लेते हैं c, ठीक है 1 2 3। अब अगर हम A यूनियन C निकालें तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 1 2 3, और अगर A इंटरसेक्शन C निकाल के आए तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये भी 1 2 3 ही निकल के आएगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब दोनों A और C अगर दोनों बराबर नहीं है, इफ A नॉट इक्वल टू B, अगर A और B बराबर नहीं है तो उसमें A यूनियन B इज डज नॉट इक्वल टू A इंटरसेक्शन C आ रहा है। बट इस वाले केस में हमने क्या ले लिया, A इक्वल टू C, यानी कि A और C दोनों सेम सेट है, तो हमारा क्या मिल रहा है कि A यूनियन C और A इंटरसेक्शन C दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम बता सकते हैं कि कभी भी अगर A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C होता है तो उस केस में क्या होता है, A और B दोनों का दोनों चीजें जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा थ्योरम एक बताया गया है, थ्योरम मतलब ये सारे का सारे रिजल्ट है कुछ ना कुछ। ये बताया गया है हमारे पास कुछ इस तरीके का कि if A is a subset of B then for any set C prove that C minus B is also a subset of C minus A। चलिए बहुत बढ़िया, हमने क्या किया, लेट A is a subset of B, हमने एज्यूम कर लिया कि A जो है हमारा B का सबसेट है, यानी कि A के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा किसका एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट होगा। अगर x बिलोंग्स टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया ये वाला पार्ट, अगर x बिलोंग्स टू C माइनस B हुआ, यानी कि किसी भी x को कोई भी अगर C माइनस B का एलिमेंट लूं तो वो एक तो C का एलिमेंट होगा लेकिन B का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज सोचिए, A के अंदर जो एलिमेंट है वो सारा का सारा किसका एलिमेंट है, B का एलिमेंट है। ठीक है, क्यों, मान ले 1 2 3 ले लिया तो ये 1 2, यानी कि x अगर a का एलिमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली x जो है b का एलिमेंट भी हो जाएगा, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b। लेकिन अगर x b का एलिमेंट ही नहीं हुआ तो वो a का एलिमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b है, b के अंदर जो एलिमेंट होगा वही अंदर a के अंदर एलिमेंट होगा। अगर b के अंदर वो एलिमेंट है ही नहीं तो वो a के अंदर भी नहीं हो सकता, दैट मींस x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि x बिलोंग्स टू c माइनस a। अगर x c का एलिमेंट है, a का एलिमेंट नहीं है तो x बिलोंग्स टू c माइनस a। तो वही चीज हमें प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, दूसरा चीज देखिएगा, एक और रिजल्ट बोला गया है, फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूफ दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ऑब्वियस सी बात है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो आ जाएगा। अब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको अगर ए के साथ में यूनियन ले लूं तो ऑब्वियसली वो ए का एलिमेंट ही आ जाएगा। ए और बी में जो कॉमन है मतलब वो एलिमेंट ए में ऑलरेडी है तो वो आधा एलिमेंट आएगा, ये पूरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं हम एक सेट ले लेते हैं ए का वैल्यू लेते हैं 1 2 3, एक सेट ले लेते हैं बी का वैल्यू लेते हैं 2 3 4। अगर मुझे बोला जाए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए दिया जाए तो ए का मतलब हो गया 1 2 3 यूनियन, इधर ए का मतलब कितना हो गया, ए का मतलब हो गया 1 2 3, बी का मतलब कितना हो गया 2 3 4। ठीक है, ये आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 यूनियन 2 3, ऐसा आ जाएगा। तो इसका अगर यूनियन निकाले तो फाइनली कितना निकलेगा 1 2 3 ही निकलेगा, जो किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालूंगा तो उसमें भी हमारा क्या निकल के आएगा, ए ही निकल के आएगा, सेम प्रोसेस में। ये रिजल्ट है, मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, ये सब याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो ऊपर का 2-3 थ्योरम था, स्पेशल पॉइंट था, मैंने कल भी बताया था कि वो वाले पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। बाकी सारे पॉइंट अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। इन सबको रिजल्ट बोला गया है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रूफ करके ये करके निकाला गया है, और इतने सारे चीजें हम लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या क्या याद करना है, हमें याद करना है ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कि डिफरेंस को हम लोग इंटरसेक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी हल्का सा। और उसके बाद हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ याद रखना है अच्छे से, ठीक है। बाकी सारे प्रॉपर्टी अगर हम याद नहीं भी रखेंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सबको एज ए क्वेश्चन मान के आप देख सकते हैं। फिर दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए। सिमिलरली वही चीज, इसमें क्या अलग अलग लॉ यूज करके सॉल्व किया गया है, आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ किया गया है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया था, ए इंटरसेक्शन यूनियन ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी को हम लोग डिफरेंस इंटरसेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था, वो इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आ जाएगा तो उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें भी ए आ रहा है इसमें भी ए आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसमें कौन सा लॉ यूज किया, देखिए एक तो ये लॉ यूज किया, उसके बाद दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा आ जाएगा, कोई पूछ सकता है कि सर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलिए यूज करते हैं, तो ये पहले इसके साथ आएगा, ये पहले इसके साथ आएगा, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। फिर क्या आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, सिंपल सा आसान से भाषाओं में। तो ये क्या हो गया, वही चीज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या आ जाएगा। और दूसरा चीज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये पूछा गया है, सॉरी इसमें मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया लेने में, ठीक है, ठीक है। हमें क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है, ये नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन था, ओके, ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें यूज करना था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव पहले तो ये वाला प्रॉपर्टी आप सबको समझ में आ गया कि ये कैसे हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट ओहो मैंने गलत लिख दिया था, ये यूनियन है जिस कारण से आंसर गड़बड़ा है, ठीक है, इधर यूनियन है, इधर यूनियन है, और बाकी सब सही है, बाकी सब सही, ठीक है। इसका अगर मैं लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये इक्वल टू ये और इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन इधर कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आया हुआ है, देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन ए, ए यूनियन बी यूनियन ए करूंगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, पूरा का पूरा ए का ए मिल जाएगा हम देखो। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन बी हमारा 5 हो जाएगा, फिर से कहीं ना कहीं बार बार गलत लिख दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख लेता हूं ये सारे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो बार बार गड़बड़ी होते रहेगा वो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन एक यूनियन है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि पूरा का कोई भी गड़बड़ी ना हो।
ए डिफरेंस बी, यूनियन है कि इंटरसेक्शन है, यूनियन है, यूनियन ए डिफरेंस बी। चलो ठीक है। अब ए डिफरेंस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने आप लोग को बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से काम करता है, बताया था कि नहीं? ठीक है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे अभी, देखिएगा ध्यान से। पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, इस बार गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, इसको हम लोग एक मान लेते हैं, इसको हम लोग चलिए कोई भी डी मान लेते हैं। ठीक है, ताकि ये गड़बड़ी ना करे। हमने ऐसा ले लिया कि लेट डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा मान लिया। तो ये आ जाएगा डी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि हमारे पास आ जाएगा डी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब डी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो डी का मतलब अब क्या ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। ठीक है, इंटरसेक्शन इधर कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो जाएगा, फिर से इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो जाएगा, ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हमारे पास मतलब था कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, फिर से क्योंकि हम लोगों ने पता था कि हम लोग इसको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसको भी मैं लिख सकता हूं बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा आसान कर लिया चीजों को समझने के लिए। अब इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, इसके अंदर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसा आ जाएगा। इंटरसेक्शन यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, और इधर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। यहां तक समझ में आया मैंने क्या किया, इसको फिर से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, इसको फिर से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। आया समझ में? यस सर। हाँ, अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ध्यान से देखिए, ए यूनियन ए का मतलब क्या हो गया, सिंपली ए ही हो गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन इधर आ गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन यूनियन ए, इधर आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी मतलब ये क्या बन जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट का साथ अगर मैं कोई भी इंटरसेक्शन लूं तो हमारा क्या वैल्यू निकलेगा, अगर इसके साथ मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लूं तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा। अगर मेरे पास कोई भी एक सेट है ए, उसका अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लूं तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा, ए ही निकल के आएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इधर कितना आ गया हमारे पास, बी इंटरसेक्शन यूनियन ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था देख लेते हैं, हमें प्रूफ करना था ए यूनियन बी, उसका जो सॉरी उसका वैल्यू जो होता है ए होता है, हमें ये चीज प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी,
और ये इतना ही आया था, ए इंटर ए यूनियन ए, ये आ गया था। ओके, इसको फिर से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए। इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो, और इधर हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। ठीक है, तो ये फिर से दोबारा सेम ही चीज करते हुए जाऊंगा क्या, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज सेम चीज सेम चीज आते जाएगा, फिर आ जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब हमारे पास कैसा रिजल्ट आ रहा है, अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब मेरे को बताइए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कितना निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सबसे पहले बताइए कि ए यूनियन बी में क्या क्या एलिमेंट होगा। देखिएगा ध्यान से, इसका वैल्यू जो है वो ए निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ये निकल के आएगा। ठीक है, कैसे, उसको भी समझिएगा। इसको देखिएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए का वैल्यू अगर मैं 1 2 3 ले लूं, और बी का वैल्यू अगर मैं 2 3 4 ले लूं, तो बताइए ए यूनियन बी कितना निकल के आएगा। ए यूनियन बी हमारे पास निकल के आएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा। सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। नहीं नहीं, इस वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में बी का। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कितना निकल के आएगा। 1 2 3 कितना निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। ठीक है, हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि इसमें जो है ए का एलिमेंट भी है, इसमें जो बी का एलिमेंट भी है, और अगर मैं ए के एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लूं तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसके जगह पे ए आ गया। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे को बताइए बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए पे हमारे पास क्या बचेगा। बी कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों का एलिमेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और उसके साथ फिर अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन ले लूं तो हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, वही चीज मैंने इसमें बताया कि ए को अगर मैं किसी के साथ भी यूनियन लूं फर्क नहीं पड़ता, दोबारा अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले लूं तो ए आ जाएगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, बी निकल के आएगा। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, यानी कि इसमें बी कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है और ए का भी एलिमेंट है, उसको अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन कर दूं तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए ही निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि वो जो वैल्यू है इक्वल टू ए है। तो इसने क्या किया, इसने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मतलब डायरेक्टली एक ही लाइन में प्रूफ करने की कोशिश की, बट हमने क्या किया, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया। मैं फिर से एक बार कैसे सॉल्व किया समझा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। हमारा ये पार्ट था, तो सबसे पहले हमने डिफरेंस को किस में कन्वर्ट किया, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग डी के नाम से सेव कर लिया ताकि हमें करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, डी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। फिर डी का मतलब क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, तो डी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए को हम लोगों ने क्या किया, फिर से दोबारा हम लोगों ने, चलो उसको यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हमारा निकल जाएगा, बट हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार और कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करने पे हमारे पास आया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और दूसरे में आया बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी तो यूनिवर्सल सेट होता है, हमें पता चल गया, तो इसके जगह पे यू ले लिया, और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लूंगा तो वही सेट निकल के आएगा। ठीक है, दूसरा चीज हमारे पास यहाँ पे निकल के आया ए इंटरसेक्शन, क्योंकि ए यूनियन ए ही आएगा,
ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आया, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मतलब हमारे पास कितना निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। दूसरा चीज बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए को हमने वैसे ही छोड़ दिया, फिर अगली बार बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू निकल के आएगा, वो ए ही निकल के आएगा, और यही हमारे क्या था, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इतने सारे रिजल्ट, इतने सारे थ्योरम्स हमें बताया गया था, बट ये सब के लिए हमें कोई थ्योरम याद नहीं करना पड़ा, ये सबको हम थोड़ा सा देख के ही लॉजिकली समझ गए। ठीक है, लेकिन हमें हल्का फुल्का क्या चीजें याद करना पड़ा, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करना पड़ा, और साथ ही साथ डी मॉर्गन्स लॉ, और साथ ही साथ की डिफरेंस को हम लोग इंटरसेक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने आप दिखने लग जाएगा सारा का सारा चीजें। ठीक है, सिमिलरली सेम एज सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सेकंड क्वेश्चन कहां है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें। ठीक है, दूसरा देखिए, थ्योरम नंबर 12 बोला गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू, अगर ऐसा दिया गया है, इफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, एंड हेंस शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये ऑब्वियसली अगर ये हो रहा है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी ऑब्वियसली होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कैसे प्रूफ किया गया देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, लेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 बी गिवन, देन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ए इज सॉरी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एज्यूम नहीं किया गया, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट है, किसी भी सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेट हमारे पास है, उसको अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो हमारा वही सेट निकल के आएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का मतलब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, कोई भी सेट सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, हमेशा क्या आएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। हमारा ए और बी यूज हो रहा था, इसलिए हमने बी का सहारा ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमें कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, तो इधर ले लिया 5, और 5 के साथ कभी भी अगर मैं यूनियन करूंगा, 5 के साथ अगर कभी भी कोई चीज यूनियन करूंगा तो हमारा वही निकल के आएगा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके लिए क्या हल्का सा इस तरीके के चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगा, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ का यूज करके हमने किया। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ एक और था कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ये भी हमारा आइडेंटिटी लॉ था। उसके बाद आइडेंपोर्टेंट लॉ था कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यही स्टार्टिंग के जो 3-4 लॉ है, बस उसी को याद रखना है, बाकी सबको याद नहीं रखना है, बाकी सब पे आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आइडेंटिटी लॉ यूज करके इसको सॉल्व कर दिया हमने। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या प्रूफ कर दिया, अगर ये होता है तो उसका मतलब ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और उसके बाद सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है, मैंने ले लिया कि x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, क्योंकि a का मतलब a इंटरसेक्शन b है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x जो है a का एलिमेंट भी है, x जो है b का एलिमेंट भी है। अगर ये हो जाता है कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है, तो अगर x अगर a का एलिमेंट है, x अगर b का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली श्योरली क्या हो जाएगा, x जो है वो b का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने ये बता दिया। ठीक है, और ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट दिया जाए a इज इक्वल टू 1,2, ठीक है, और b इज इक्वल टू 1,2,3,4, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो हमें हमेशा क्या a ही निकल के आएगा, और इस केस में क्या हो रहा है, a इज ए सबसेट ऑफ b हो रहा है। तो उसी चीज को हमने एग्जांपल के फॉर्म में देखा। ये सारे के सारे एज ए क्वेश्चन इसको लेना है, इसको एज ए थ्योरम याद नहीं करना है, ये सारी चीजों को एज ए क्वेश्चन लेके हम लोग को सॉल्व करना है। उसके बाद अगला चीज देखिएगा, इफ ए बी एंड सी बी द सेट्स दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन, ये हमें दिया गया है ये कंडीशन, देन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी। वही चीज आ गया फिर से,
ठीक है, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो हमें ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि बी इक्वल टू सी होगा, बट हमें बोला गया कि प्रूफ करके बताइए कि ये होगा। चलिए बहुत बढ़िया, हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है। ठीक है, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है मतलब दोनों सेम सेट है। अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर को इक्वल बोलूं मतलब दोनों नंबर से इक्वल है, इक्वल साइन अगर यूज करूं, अगर मैं इधर 1 ऐड करूं और इधर भी 1 ऐड करूं तो दोनों नंबर फिर से बराबर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, लाइट चला गया, एक सेकंड, वाईफाई चल रहा है इसका, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा दूसरा नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों को बी के साथ, अगर ए यूनियन बी को भी बी के साथ इंटरसेक्शन कर दें और ए यूनियन सी को भी बी के साथ इंटरसेक्शन कर दें तो सेम वैल्यू आएगा। क्यों सेम वैल्यू आएगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली हम लोग इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कुछ ना कुछ यूज किया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, किसी को कंफ्यूजन होगा तो मैं इस वाले टॉपिक में आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन टाइप का चीजें लगेगा कि सर ये कैसे हो जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या हमें लॉ याद रखना पड़ेगा और इसमें बहुत ज्यादा दिया गया है। ठीक है, देखिएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी था, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी ले लिया, तो उसके वजह से हमें क्या मिला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, हमने बी को क्या कर दिया, दोनों सेम साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा लिख के बताता हूँ ताकि आप लोग को क्लैरिटी आए। हमारे पास A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C था, मैंने दोनों साइड क्या किया, इंटरसेक्शन B कर लिया, A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B। क्योंकि दोनों सेम सेट है तो दोनों को सेम नंबर से इंटरसेक्शन करूंगा तो हमारे सेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों सेम चीज आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सेम चीज मैं C के साथ करूं, ठीक है, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C ऐसा दे रखा है, यही सेम चीज, यही चीज हमने दोबारा ले लिया। इसी को अगर मैं सी दोनों तरफ अगर मैं सी इंटरसेक्शन करूं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो दोनों उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू है, अगर सेम वैल्यू को मैं सी के साथ इसको इंटरसेक्शन करूं और सी के साथ इसको इंटरसेक्शन करूं तो दोनों सेम चीजें आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। ठीक है, कोई किसी को अगर नहीं पता है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैंने यहाँ भी बताया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ इस वाले पॉइंट पे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर है हमारे पास तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉल आता है, गड़बड़ा जाता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फिर से नेटवर्क गायब चला गया, बड़ा दिक्कत हो रहा है नेटवर्क का। ठीक है, स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, मैंने ये बताया था कि A यूनियन B इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना निकल के आएगा, B निकल के आएगा। सिमिलरली A यूनियन C इंटरसेक्शन C कर दिया जाए तो उसका वैल्यू C निकल के आएगा। ठीक है, तो वही चीज इसमें यूज किया गया है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना निकल के आएगा, B निकल के आएगा, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, A यूनियन C इंटरसेक्शन B के बराबर हो गया। सिमिलरली A यूनियन B इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी मतलब किसके बराबर हो जाएगा, ये सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद दूसरा चीज क्या किया गया, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया गया। इस पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, B इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। सिमिलरली C को अगर मैं निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया, तो ये B और C का वैल्यू को हमने निकाल दिया, जैसे यहाँ पे निकाल रखा है B और C का वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके। ठीक है, उसके बाद देन प्रूव दैट B इक्वल टू C, तो B इक्वल टू C हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया। ठीक है, हमारे पास क्या निकल के आएगा, B इंटरसेक्शन C हमारे पास निकल गया, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C। ठीक है,
अब जो भी चीजें है वो सारा का सारा चीजें इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर हो जाए तो उसका मतलब दोनों सेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। बी का मतलब क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, और सी का मतलब क्या निकल के आ गया, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, इसमें ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है। अगर बी और सी बराबर हो जाए तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए ये दोनों चीजें जो है कब बराबर हो पाएगा, ये दोनों चीजें तभी बराबर हो पाएगा जब b इक्वल टू सी हो जाए। आप अगर b इक्वल टू सी कर दीजिए तो ये b का वैल्यू भी बराबर हो जाएगा, ये c का वैल्यू भी बराबर हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, क्योंकि जो भी पॉइंट डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, इस चीज का, इधर b और इधर c, और c का मतलब ये पूरा का पूरा हो गया और b का मतलब ये पूरा का पूरा हो गया। तो इसकी अगर b की जगह मैं c रख दूं तो ये पूरा का पूरा ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही चीज इसमें बताया गया है, b is equal to a intersection b union b intersection c and a intersection b b intersection c since a intersection c is equal to a intersection b। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c क्या है, बराबर है। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, ये चीजें गिवन है। तो अगर ये दोनों चीजें गिवन है, बराबर है, ये दोनों चीजें बराबर हो जाता है तो b इक्वल टू क्या निकल जाएगा, a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c, और c का वैल्यू भी क्या निकल जाएगा, a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो c का वैल्यू भी सेम आ रहा है, b का वैल्यू भी सेम आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू c, दैट मींस b इक्वल टू c। तो यही चीज हमें प्रूफ करना था, ये चीज हमें प्रूफ कर दिया। ठीक है, बस वही हमने अभी तक क्या प्रॉपर्टी यूज किया, हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया बस। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है। फॉर एनी सेट ए बी सी प्रूव दैट a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप लोग क्या यूज करें, इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं ये मैंने बताया था कि हमें क्या याद करना है कि डिफरेंस को हम लोग कैसे इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हमारा था a माइनस बी यूनियन c। ठीक है, तो a माइनस बी यूनियन सी को लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। अब b यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर इधर क्या हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं, यानी कि b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। तो वही b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो हमारे पास आएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मतलब a माइनस b, इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट मतलब a माइनस c। तो यानी कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये आया समझ में? ठीक है, उसी तरीके से सारा प्रॉपर्टीज, हमें बस 2-3 प्रॉपर्टी याद रखना है, मैंने बताया था सारे प्रॉपर्टीज याद नहीं रखना है, ये सब थ्योरम के नाम से है, बट ये सब क्वेश्चन है मान लीजिए। मैं बहुत दिन से बता रहा हूं कि हमें क्या याद रखना है। एक तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना है, इसका हो जाता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, या फिर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका वैल्यू निकलता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ याद रखना है। दूसरा चीज है a डिफरेंस b को हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा चीज जो हमें याद रखना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस इन्हीं तीनों चीज से तुम्हारा आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें हल्का फुल्का जैसे आइडेम्पोर्टेंट हो गया और आइडेंटिटी लॉ हो गया, ये दोनों चीजें हल्का फुल्का याद रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यही मेन 3 लॉ है जो याद रखना है, बाकी इतने सारे थ्योरम जो दिया हुआ ये सबको आप लोग याद करते नहीं बैठिएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। फिर बोला गया है लेट a एंड b बी द सेट्स ऑफ a बी द सेट्स इफ a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 दिया गया है, यानी कि ये सारे डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, दूसरा a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x फॉर सम सेट x शो दैट a इज इक्वल टू b बोला गया। चलिए बहुत बढ़िया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। चलिए अगर दोनों सेट बराबर है, दोनों को अगर मैं सेम नंबर से इंटरसेक्शन कराऊं तब भी दोनों बराबर रहेगा, तो सेम नंबर से इंटरसेक्शन कराया तब भी दोनों बराबर हुआ। उसके बाद हमने क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब आप एक चीज देखिए, a इंटरसेक्शन a कितना आएगा, a इंटरसेक्शन x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, a इंटरसेक्शन x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन ये अगर 5 आ गया तो ये 5 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इंटरसेक्शन b के बराबर आ गया। दैट मींस व्हाट, a इज अ सबसेट ऑफ b।
ये चीज हमें प्रूफ करना था। फिर दूसरा चीज लेके हम लोग करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी निकलता है, बी इज इक्वल टू सबसेट ऑफ बी निकलता है, देन ए इक्वल टू बी। ये हमें सबसेट वाले प्रॉपर्टी में मैंने बता रखा है। ठीक है, इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, हो जाएगा। शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता था? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, हाँ कार्डिनल नंबर सेम होता है। तो वही बोला गया, अगर ए सबसे शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किस कंडीशन से होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। हमें बोला गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी, a minus b equal to 5, a union b is equal to b, a intersection b is equal to a। ये सारे चीजें होना चाहिए। in order to prove that we will show that कि पहला होता है, पहले के वजह से दूसरा होता है, दूसरे के वजह से तीसरा होता है, तीसरे के वजह से चौथा होता है, चौथे के वजह से फिर एक हो जाता है। ठीक है, सबका सब इक्विवेलेंट है। और इसमें इक्विवेलेंट मतलब क्या, सबका सब सेम टाइप का चीजें बोला गया। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब था हमारा कार्डिनल नंबर के बारे में, बट यहाँ पे कोई भी कार्डिनल नंबर या सेट नहीं दिया गया। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मतलब क्या, समानता है, सब में क्या समानता है, ये चीज बोला गया। ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है तो वन से हमें टू प्रूफ करना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? ए अगर मैं 1,2 ले लूं, बी अगर मैं 1 2 3 ले लूं, तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू कितना निकलेगा, 5। ठीक है, फिर उसके बाद ए यूनियन बी भी कितना निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। तो उसी चीज को बार बार प्रूफ करके क्या गया। ऐसे ले लो कि लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x को अगर मैं a का एलिमेंट ले लूं, सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू b हो जाएगा। ठीक है, और अगर x बिलोंग्स टू हम लोग ले लेते हैं अगले पार्ट में क्या है, a डिफरेंस b। अगर x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b ले लेता हूं तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। अब x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू b भी होगा, क्यों, बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो उसका मतलब इधर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब कितना हो जाएगा, b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, x बिलोंग्स टू a माइनस बी अगर करें तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। कब आता है, जब a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b, उसी केस में आ पाता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर लेना है। सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं, आप अगर इसको देख भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करें, मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज मैं इसके साथ आप लोगों को एक्सरसाइज भी सेंड कर दूंगा इसका क्वेश्चंस वाला, तो वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और फिर से बता रहा हूं, इसको एज ए थ्योरम आप लोग याद नहीं रखिएगा, सबको एज्यूम कीजिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस है। इसमें थ्योरम क्यों लिख दिया पता नहीं। ठीक है, दूसरे बुक में, अलग अलग बुक में क्वेश्चंस के रूप में होते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है और ये सब पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना है क्योंकि ये सब कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसका बस जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था 3-4, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और हमारे पास जो डिफरेंस को इंटरसेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे लॉ हमें याद होना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देखिए, जहां समझ में नहीं आता है वो सारे चीजें मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक है, तो आज आप लोग क्या कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और खुद से देखिए सारे के सारे थ्योरम्स। ठीक है, और जहां प्रूफ नहीं हो पाता है, जहां सॉल्व नहीं हो पाता है, वो हम लोग देखिए, क्योंकि ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस है, सिर्फ ये सब थ्योरम नहीं है कि हमें याद रखना पड़े, ये सारे के सारे क्वेश्चंस है। ये सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, देखिए झूठ मूठ का सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। शो दैट द फॉलोइंग कंडीशंस, नहीं मैंने दोबारा लिख दिया क्या सारा चीजें। 7 नंबर क्या है, फॉर एनी टू सेट्स। 14 नंबर क्या है, फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी। सेम चीज मैंने दोबारा कॉपी कर लिया, बताइए।
15 16 तक हो रखा है, तो ये ठीक है, इतना बड़ा नहीं है ये, दोबारा कॉपी करें। 17 18 19 तीन क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जहां सॉल्व होता है अच्छी बात है, सॉल्व नहीं होता है तो मैं डिस्कस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने कहा 16 तक डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। 17 18 19 तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मैं एक एक्सरसाइज सेंड कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, इसको बस देखिएगा, इस पे इतना स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।